नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 4 अक्टूबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 4 अक्टूबर 2025 और आज कौन सा दिन है? तो आज है वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज की, जो आपने आज के न्यूज़पेपर में देखी होगी। एडिटोरियल में आपने पढ़ा होगा द मैरीटाइम सिग्नलिंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखो कुछ नहीं है, दो चार बातें समझने की कोशिश करना। कहना क्या चाह रहा है, आपने देखा होगा कि अभी पुलवामा आपका जो पहलगाम अटैक हुआ था, उस पहलगाम अटैक के अंदर हमारे कुछ टूरिस्ट लोग मारे गए थे और उसके बाद हमने उसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए हमने क्या किया था? ऑपरेशन सिंदूर। और हमने ऑपरेशन सिंदूर कहां पर किया था? तो मोस्टली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके रीजन, जहां पर आपके जो लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद, या कह सकता हूं कि उनके जो हेड ऑफिस बने हुए थे, जैसे कि आपका बहावलपुर हो गया ना, हाफिज सईद, और इन लोगों को मारने के लिए इनको टारगेट किया गया था। तो बेसिकली कौन से रीजन में रह रहे हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो चाइना है, एक्चुअल में चाइना पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो दिखाता है, लेकिन चाइना को पाकिस्तान उसी रीजन में ज्यादा इंटरेस्टेड रखता है जो रीजन कॉन्फ्लिक्टेड है। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, या कह सकता हूं कि आपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, ठीक है, 2013, और उसके बाद वो सीईपीसी आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015, जो कि किसका पार्ट है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। यानी चाइना कह रहा है कि वो अपने शहर जिंगजियांग से लेकर एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिसको वो अपने पहले पुराने किसी जमाने में चलने वाले सिल्क रोड को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है। और वो उस जो आपका बीआरआई कह सकता हूं, या फिर हम उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कह सकते हैं, वो कहां से पास हो रहा है? तो पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसे जानबूझकर उस रीजन में से निकाल रहा है कि कल को अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बात हो रही थी कि हम क्यों नहीं ले लिए पीओके, डेफिनेटली वो रीजन किसके पास जा चुका है? वो जो डील हो चुकी है चाइना के साथ, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली कहो चाहे डायरेक्टली कहो, कौन उसमें एड ऑन हो जाएगा? चाइना। तो पाकिस्तान बड़ा शातिर है, वो इस बात को जानता है डेफिनेटली। ऐसे ही आपने सुना होगा पाकिस्तान के बहुत सारे पोर्ट हैं, ठीक है, बेसिकली वो किसको देके बैठा है? चाइना। तो कल को बस इस आर्टिकल में इतना ही डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय हमारी इंडियन नेवी के, हालांकि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, है ना, बहुत सारी बातें आप जानते हो, जस्ट थोड़ा सा अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वह इंडियन एयरफोर्स और आपकी इंडियन आर्मी, इन दोनों ने ज्वाइंट, ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। ठीक है, एक तरफ आपने देखा होगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और दूसरी तरफ जो आपकी सोफिया कुरैशी है ना, लेफ्टिनेंट है ना, वो वहां पर बैठे हुए थे, ठीक है, कर्नल। अब सोचो हमारी इंडियन नेवी भी चली जाती, हमारा आईएनएस जो विक्रांत है बेसिकली वो भी मूव ऑन कर जाता है, बट हम उस पर अटैक नहीं करते हैं। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हम अगर हम कल को जैसे हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स तो हमारी कैपेबल है, वो वहां पर जाकर ऑपरेशन करके आ सकती हैं, लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि चाइना या पाकिस्तान दोनों मिलकर, पाकिस्तान चाइना से हेल्प लेकर, जैसे उसने पीओके रीजन उसे दे दिया, अपना कोई पोर्ट भी तो उसे दे सकता है, और उस पोर्ट के ऊपर अगर चाइना आकर बैठ गया तो क्या हम उस सिनेरियो में, क्या हमारी इंडियन नेवी जाकर क्या उस कराची पोर्ट के ऊपर वहां पर अटैक कर पाएगी? क्योंकि उस समय अगर अटैक किया तो डेफिनेटली कौन इंटरफेयर करेगा? चाइना विल इंटरफेयर इन द वॉर, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो हमें उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस जो हमारी माहौल बनेगा उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बस वो सभी इसमें डिस्कस किया हुआ है। While the standoff with Pakistan in May 2025 culminated in the engagement in the air domain, subsequent developments have shifted attention to the maritime theater. As seen in key naval movements, capability demonstrations, and official statements from both India and Pakistan, with their navies, posture, and signaling readiness for potential escalation. On 2nd of October, Defense Minister Rajnath Singh, citing the 1965 war जो हमारा हुआ था, उसमें पाकिस्तान से हम 1947-48 में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, हरी सिंह वाला जो रीजन था वो है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो 370 जुड़ा, फिर 1965 में हम लड़े,
हम जीते। 1971 में लड़े, हम जीते। 1999 में कारगिल वॉर हुआ, हम जीते। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते राजनाथ सिंह ने कल परसों एक बात कही थी, वांट पाकिस्तान ऑफ ए रिसाउंडिंग रिस्पॉन्स दैट शुड ऑल्टर इट्स हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी शुड एनी मिस एडवेंचर ओकर इन द सर क्रीक एरिया। अब ये सर क्रीक एरिया क्या है, तो याद रखना ये वहां पर एक बाउंड्री लाइन है जो हमारे जो गुजरात वाला रीजन है उस पर्टिकुलर रीजन को किससे सेपरेट करती है, मैरीटाइम बाउंड्री में किससे, पाकिस्तान से सेपरेट करती है। ठीक है, उसने कहा कि अगर इस सर क्रीक लाइन में अगर इधर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना पाकिस्तान ही तुम्हें दुनिया के नक्शे में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल छापा हुआ और कुछ नहीं है। तो हमारा जो ये आर्टिकल है बेसिकली किसके चारों तरफ घूम रहा है, पाकिस्तान की नेवी, इंडिया की नेवी और चाइना की नेवल फोर्सेस अगर वहां पर आ जाती है तो क्या हम उनसे जीत पाएंगे, क्या हम उनसे नहीं जीत पाएंगे, बस उसी के चारों तरफ घूम रहा है। तो आपको ऑपरेशन सिंदूर पता है कितनी बार हम लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ, मोस्टली 3 बार तो डायरेक्टली लड़ चुके हैं, काफी बार उसके जैसे अटैक, टेररिस्ट अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, वो सारी बातें हमने पहलगाम वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है और डेफिनेटली आपको आनी भी चाहिए अगर आपको एग्जाम सीरियसली निकालना है तो। He stated India would give a resounding and decisive response capable of altering history and geography, यानी कि हम तुम्हारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कर देंगे, बदल देंगे। जो सर क्रीक है, it flows into the Arabian Sea and it is strategically sensitive due to its proximity to the international boundary. The area is important for national security, fishing rights, oil and gas exploration and determining the exclusive economic जोन, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक होता है टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल माइल्स, देन आपका आता है कॉन्टाजियस जोन दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स, फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। द रिसेंट वार्निंग हाइलाइट्स इंडियाज फर्म स्टांस ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम इंटरेस्ट। तो बस उसी के चारों तरफ कहानी घूम रही है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन, प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैरीटाइम में भी कुछ होता है तो डेफिनेटली हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। बस यही बातें उसमें की गई है। ठीक है, जैसे हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, हमारा ऑपरेशन पाइथन हुआ था, कब, जब हमने 1971 वाली वॉर की थी, तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि हमारा कौन सा था, आईएनएस विक्रांत जाता है और हमारी नेवी की तरफ से एक ऑपरेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। और उसके बाद आप जानते हो पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक बना था बांग्लादेश, एक बना था आपका पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया था। तो इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और जब हमारा विक्रांत चला, याद रखना वो विक्रांत अलग था, वो आपका रिटायर हो चुका है, डीकमीशन हो चुका है। ये दूसरा विक्रांत है, वो हमने आपके यूके से लिया था, ब्रिटेन से, ये हमने खुद इंडिया ने बनाया है 75% पार्ट। ठीक है, तो आज के टाइम पर कितने हमारे पास, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ठीक है, एक का नाम है विक्रांत और एक का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वाज टेकन फ्रॉम रशिया इन 2013 और ये हमने 2022 में खुद से बनाया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पाकिस्तान के पास तो 0 एयरक्राफ्ट कैरियर है। बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता शहर होता है, चलता फिरता बैटलफील्ड होता है, जो आपकी पानी के अंदर, वाटर के अंदर आपकी नेवल फोर्स को, आपकी पावर को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। चाइना के पास एट प्रेजेंट 2 है, करंटली तीसरा उसका डेवलपिंग फेज में, तो 3 मान लेते हैं, हमारे पास 2 ही है। ठीक है, विक्रांत और आपका विक्रमादित्य। पाकिस्तान के पास 0 है। ठीक है, तो इस समय भी कहा जा रहा था ना कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि अच्छा विक्रांत चल दिया, एक बार पहले भी विक्रांत चला था, जब वो चला था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। सिमिलर बातें आपने सुनी होंगी जब ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक है, As of 2025, China has 3 aircraft carriers, the Liaoning, the Shandong, and the Fujian. ठीक है, the Liaoning and the Shandong are operational, while the Fujian is in the final stages of the testing before full commissioning. ठीक है, the Fujian is China's most advanced carrier featuring an electromagnetic catapult launch सिस्टम। भारत के पास 2 है, आपका रशिया का बना हुआ विक्रमादित्य और दूसरा इंडिया वाला आईएनएस विक्रांत। सिंपल से याद रखना। और पाकिस्तान के पास 0।
ठीक है, तो क्या चाइना का रोल रहेगा उस समय, क्या उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा, बस उसी को डिस्कस किया गया है कि हमें नेवल फोर्सेस में कैसे काम करना है। सर क्रीक वाज न्यू, इसमें उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। ए रेड सनसेट ऑन द होरिजन, ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। इन 2025 270 Naxals have been killed, 680 arrested, with another 1225 having surrendered to authorities. The Maoist insurgency, which at one time affected nearly 180 districts, is now limited to only 38. यानी कि जो नक्सलिज्म है, जो एक समय पर भारत के लगभग आपके 180 180 डिस्ट्रिक्ट्स में था, वो ऑलमोस्ट 38 पे रह गया है। तो क्या है माओइज्म, क्या है माओइस्ट, है ना, नक्सलवादी किसे कहते हैं, और उनको खत्म करने के लिए सरकार ने कौन कौन से ऑपरेशन अभी तक चलाए हैं। बस एक बात ध्यान रखना, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी कि जो हमारे अमित शाह जी हैं, है ना, हमारे जो होम मिनिस्टर, उनका कहना है कि 31 मार्च 2026 तक इंडिया क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, किससे, नक्सलिज्म से, भारत से नक्सलवादियों को खत्म कर दिया जाएगा। ये एंड ईयर है। जैसा आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशन कागर चल रहा था पिछले 2-3 साल से, उसमें अभी रिसेंटली इसी साल उनका जो नक्सलवादियों का जो सरगना था, सरगना समझते हो, जो लीडर था, है ना, बसवा राजू, उसका मर्डर कर दिया गया, उसे मार दिया गया, ठीक है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी हमने न्यूज पढ़ी थी कुछ दिन पहले। तो टाइम टू टाइम ये जो आपका नक्सलिज्म है डेफिनेटली न्यूज में आता रहता है। तो अभी क्या है, तो आपने देख लिया सामने क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नक्सलिज्म होते कौन है, या नक्सलवादी कौन होते हैं, नक्सलिज्म क्या होता है बेसिकली, है ना। देखो, इन सब की शुरुआत, इन सब की कहानी कहां से शुरू होती है, 1793 से, जब भारत में क्या स्टार्ट होता है, आपका क्या स्टार्ट होता है, परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट का ही दूसरा नाम क्या रखा गया था, जमींदारी सिस्टम। यानी कि इसमें क्या था कि जो किसान की जमीन थी वो उससे छीन ली गई थी, और किसान की जमीन को छीनकर उसे किसे दे दिया गया था, जमींदार को। अब जमींदार पैसे वाला हो गया, जमींदार जमीन का मालिक हो गया, जमीन की ओनरशिप चली गई जमींदार के पास। किसान मजदूर, अपने ही खेत में किसान क्या हो गया, मजदूर हो गया, उसे बस 2 वक्त का खाना मिल जाता था और उसका काम चलता था। और याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट वाज इनेक्टेड ओनली इन द बंगाल प्रेसिडेंसी। ब्रिटिशर्स के पास 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बंगाल में सिर्फ ये था, इसीलिए आप देखोगे उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल उस समय का, यानी कि आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, है ना, ये सारा रीजन उसी में आता था, है ना। लेकिन आज अगर देखोगे तो कुछ तो पाकिस्तान में चला गया, फिर वो बांग्लादेश बन गया, और डेफिनेटली भारत में जो बना उस रीजन में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इस वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, नक्सलवादी। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर तो था परमानेंट सेटलमेंट। साउथ इंडिया में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या था, आपका रैयतवाड़ी, और बचे हुए भारत में क्या था, महलवाड़ी। तो क्या था परमानेंट सेटलमेंट, तो सर जमीन छीन ली, किसको दे दी, जमींदार को, इसलिए इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे कॉर्नवालिस लाया था, जिसको हम फादर ऑफ पुलिस सिस्टम भी कह देते हैं, जो भारत में सबसे पहले पुलिस लाता है। अब सोचो, जमीन छीन ली गई, बेचारे किसान सोचे कि जिस दिन भारत आजाद होगा डेफिनेटली हमारी जमीन मिल जाएगी हमें, ठीक है, जैसे तैसे करके हम आजाद हो गए। आजादी के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्यों? क्योंकि आप जानते हो हमारा सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को बन गया था, जो 28 जनवरी को काम करना शुरू करता है, न्यू दिल्ली। लेकिन यहाँ पर सारे केस जब जमीनों से रिलेटेड आने लगे, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने काम किया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए पार्लियामेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया एज ए पार्लियामेंट, संसद की तरह काम किया। और उसने क्या किया, उसमें एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, ठीक है। और जब उसने 1951 में अमेंडमेंट किया, तो उसमें जोड़ा आपका शेड्यूल नंबर 9, और शेड्यूल नंबर 9 को हम क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। क्या कह देते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, आपका ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि एक बार यहाँ पर कोई चीज चली गई तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो जमीनों के सारे जो केसेस थे वो किस में डाल दिए, शेड्यूल नंबर 9 में। अब किसान बेचारा दुखी हो गया, उन्होंने खूब लीगल लड़ाइयां लड़ी, नहीं बात बनी। तो वहीं पर वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलबारी, फ्रॉम नक्सलबारी
लोगों ने हथियार उठा लिए, जंगल में चले गए, बोले हमें हथियारों के दम पर चाहिए जमीन अपनी, और उन्होंने सरकार के अगेंस्ट एक मुहिम, एक मिशन छेड़ दिया, जिसको हम नक्सलिज्म कहते हैं, जिसको हम नक्सलवादी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नक्सल बारी गांव से शुरू होता है, समझ गए। और तब से वो लोगों को दुखी करते आए। 1980s में इंदिरा गांधी के टाइम पर और टाइम पर हमारी सरकारों ने ऑपरेशंस चलाए और उन्हें खत्म करने की कोशिश की। बट हमारे अमित शाह जी का कहना है कि हम 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलिज्म फ्री कर देंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें याद रखना। अभी का लेटेस्ट डाटा ये है, कौन कौन से ऑपरेशंस आज तक चलाए गए थे। तो चलो देखो, 1967 से 2025 वही सब बातें लिखी हैं जो आप पढ़ने वाले हो। पहला है ऑपरेशन स्टेपल चेज। क्या है ऑपरेशन स्टीपल चेज? तो इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड स्टेट पुलिस फोर्स 1971 में टू एलिमिनेट नक्सलाइट ग्रुप्स इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। देन ऑपरेशन ग्रीन हंट, इट वाज स्टार्टेड इन 2009 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें सीआरपीएफ था, कोबरा जो हमारी होती है ना फोर्स वो थी, स्टेट पुलिस था एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसमें शामिल थी। ये आपका चला था छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऑपरेशंस चले, जैसे ऑपरेशन समाधान, ठीक है, जो आज तक चल रहा है 2017 से, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द समाधान? तो एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग। यानी उनको पैसा नहीं देना, उनको चेंज करना है, उनको बदलना है। और अगर कोई नक्सलवादी अपने नक्सलिज्म को छोड़ता है, सरकार उसे रिस्पेक्ट देती है, मान सम्मान देती है, उसकी एक तरीके से पूजा आरती उतारती है उसकी, है ना, उसे बहुत मालाएं पहनाई जाती है कि भाई ये गलत काम छोड़कर वापस आ चुका है, ठीक है। नहीं तो उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। दो ही ऑप्शन देती है सरकार, ठीक है। तो वही कह रहा है कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन प्रहार अभी तक चल रहा है, ऑक्टोपस 2023 में बाय द सीआरपीएफ, कोबरा एंड द स्टेट पुलिस इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ठीक है। सबका वही टारगेट है कि हमें माओइज्म को क्या करना है, खत्म करना है। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म 2023 में चलाया गया था टू फ्लश आउट माओइस्ट फ्रॉम द कोर एरियाज लाइक अबुजामाबाद, छत्तीसगढ़। ऑपरेशन कागर 2022 में स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसी के अंदर आपका अभी कौन सा, आपका बसवा राजू वाज एनकाउंटर्ड बाय द या इन द ऑपरेशन कागर, ये हम पढ़ चुके हैं। The LWE related incidents reduced by 75% since 2010. Affected districts reduced from 90 plus to around 45, जो कि आज के डाटा के अकॉर्डिंग, आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 38 के अराउंड आ चुकी है, ठीक है। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। अगर कोई पूछे दूसरे रीजंस में क्यों नहीं पाए जाते नक्सलिज्म, तो क्यों नहीं मिलते हैं, उसके ना मिलने का रीजन एक यही है, क्या है कि वहां पर ये वाला जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था वो नहीं था, रैयतवाड़ी था, जिसमें जमीन किसानों की थी, 50 to 60% टैक्स देना होता था, ठीक है। तो वहां पर ये सब चीजें नहीं है, बट ये लोग वहां फैल रहे हैं, वो बात की बात है, और इन्हें ही कंट्रोल करना है, दैट इज वाई हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। लीगलिटी अलोन डज नॉट मेक ए लॉ, जस्ट सेज सीजीआई। जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे आई होप, BR गवई जी, उनका कहना है, एक अच्छा आर्टिकल है डेफिनेटली, उनका कहना है कि अगर कोई कानून बन गया है, अगर कोई कानून लीगली वैलिड है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जस्टिफिएबल है, ठीक है, कि वो सही है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने एक सुना होगा, इसमें लिखा हुआ भी है, ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन द सेडिशन लॉज इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्लेवरी इन द यूएस एंड द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन कॉलोनियल इन इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ऑन सैटरडे सेड दैट लीगलिटी अलोन डज नॉट कन्फर फेयरनेस और जस्टिस ऑन ए लॉ। जैसे यहां पर बात की गई है किसकी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था वो आता है आपका, और उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या प्रोविजन था, उसमें सिंपल सा एक ये प्रोविजन था कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर उसके अंदर रीजन में, है ना, 1871 में आता है बेसिकली, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब में कोई बच्चा पैदा होता है, दैट मीन्स वो बच्चा ही क्या है, बोर्न क्रिमिनल है। अब ऐसा क्यों रहा होगा, ट्राइब्स को क्यों टारगेट किया गया होगा? तो एक ये भी कहा जा सकता है कि वो रिसोर्सेज के पीछे पड़े थे। अब रिसोर्सेज के पीछे पड़े थे तो रिसोर्सेज तो जंगलों में, जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं,
अब उन्होंने अपोज किया होगा तो ब्रिटिशर्स ने मारा होगा तो बेचारे अंदर और छुप गए होंगे। और ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया था कि इन ट्राइब्स में अगर कोई पैदा भी होता है तो आपका बोर्न क्रिमिनल, उसे देखते गोली मार दो। तो लोग डर के मारे अंदर छुप गए। आजादी के इतने साल बाद अभी लास्ट इसी साल आपने पढ़ा होगा नोटिफाइड, डिनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक, नोमैडिक जो ट्राइब्स पाई गई ऑलमोस्ट 200 प्लस है, जिसका यही नहीं है कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वेदर दे दोज आर SC ST OBC, कुछ नहीं पता है। तो सरकार कर रही है कि उन्हें क्या करे, उनको कैटेगराइज किया जाए कि कौन OBC में है, कौन SC में है, कोई ST में। तो ये सब वही कास्ट थी। क्यों? क्योंकि इस एक्ट की वजह से वो लोग छुप गए। अब धीरे धीरे पता चल रहा है, जैसे शोम्पेन ट्राइब जैसे लोग, अभी तो पता चला कि अच्छा ऐसे भी लोग रहते हैं आज भी भारत में जो डीपली आपके फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्ट थे, लेकिन वो गलत है ना। आप किसी को पैदाइशी कैसे क्रिमिनल कह सकते हो? तो बस सुप्रीम कोर्ट के CJI जी का ये कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका होना इस बात को गारंटी नहीं करता कि वो सही है। सबसे पहले उसके ये देखना चाहिए कि वो एक्चुअल में लगाने लायक है कि नहीं है, उसको इनेक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस उसी की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द जुडिशरी ही सेड वर फ्रेम्ड विद ए सेंस ऑफ आइडियलिज्म, ensuring that courts would act as a check against the undue exercise of power by the legislature and the executive। और टाइम पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो क्या करती रहती है, इनको अमेंड भी करती रहती हैं। He described Article 32। What is Article 32? तो आपने पढ़ा होगा, इसमें आपके रिट्स के बारे में लिखा हुआ है। इसी को हम द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारे संविधान की दिल और आत्मा कहते हैं। अगर तुम्हारे शरीर से दिल और आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं है। डेफिनेटली तुम्हारा फंडामेंटल राइट में से ये पार्ट निकल गया तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं है, बिकॉज इसमें रिट्स लिखी है अगेंस्ट द वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड और आपका इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी सब भी कर देते हैं, बाद की बातें। 5 रिट्स आपने पढ़ा होगा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी और देन क्यू वारंटो। ठीक है, तो उनके बारे में भी कहा, द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से आर्टिकल को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो वो था आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। और ये दोनों किसने कहे थे भाई? आपके जो भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं उन्होंने कहा होता है। ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, आप जानते हो, अल्टर नहीं होना चाहिए। वेयर द लार्जेस्ट एवर 13 जज बेंच, किसकी बात कर रहा है? तो आप समझ गए होंगे, केशवानंद भारती की बात कर रहा है, उस केस की बात कर रहा है जिसका डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को 7:6 के जजेस के जजमेंट से आया होता है। Held that while Parliament has the power to amend any provision of the Constitution, it cannot alter its basic structure। Slavery, जैसे slavery था, ठीक है, illegal था, उसको अंग्रेजों ने हटाया। Indian Slavery Act आया 1843 में। It was also known as the Act of 1843। This act was enacted by the Lord Ellenborough। उस समय हमारे क्या रहे थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। वाइसराय तो बाद में बनेंगे, रिवोल्ट के बाद, है ना। द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम एंड मेड द परचेज एंड सेल ऑफ स्लेव्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, ऑल्दो इट डिड नॉट अप्लाई टू द स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833 व्हिच हैड बीन पास्ड अर्लियर फॉर द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि कानून बना हुआ है तो सही होगा, उसकी लीगलिटी किस बात पे डिपेंड करती है। वो काम देखो, अब सुप्रीम कोर्ट का काम ये हो गया है, कानून है, पहले ये था कानून है, गलत किया डाल दो जेल में। अब ये कानून है, क्या सही कानून है? नहीं है तो इसे बदलो। लोगों के हित में होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर के हित में होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के हित में होना चाहिए, उसे चेंज किया जा सकता है। बस यही कहा जा रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे हमने अभी डिनोटिफाइड, नोटिफाइड वाले उसका नाम लिया था, आप थोड़ी ना कह सकते हो। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए उस कानून को तोड़ा, उसे मरोड़ा, उसे चेंज किया, और हमने उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया, आफ्टर द रिपील ऑफ द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट द लॉ इंट्रोड्यूस्ड टू रिफॉर्म एंड असिस्ट द डिनोटिफाइड कम्युनिटीज वाज द हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1952। उसका नाम क्या रख दिया? हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर रहेगा देन हम उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। हाउएवर दिस न्यू लॉ कंटिन्यूड टू प्रोफाइल एंड पुलिस दीज ग्रुप्स, leading to ongoing discrimination and hindering their socio-economic progress rather than fully resolving the issue caused by the colonial era act। वो सब बात की बात है, लेकिन हमें उसे बदल देना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा BNS, IPC, तो बहुत सारी चीजें कम हुई है ना, सेक्शंस भी कम हुए हैं। अपने इनकम टैक्स को ले लो,
अगले साल से लग रहा है। तो आपने पढ़ा होगा उसमें कितने सारे थे, उसको लगभग आधा कर दिया हमने, ताकि जो टैक्स सिस्टम है, ताकि जो उसको क्या बनाया जा सके, इजी और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन उसे बनाया जा सके। तो बस वो समय आ चुका है, कानून सबके लिए आसान भाषा में होना चाहिए, बस ये कह रहा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। आईपीसी, बीएनएस, है ना, ये सब आपने पढ़े होंगे। यंग एंड एंग्री इन ले, at the heart of the Ladakh's unrest and its demand for statehood, and the sixth schedule is a simmering insecurity over lack of jobs and a perceived shift in the region's politics, है ना। ये वही सब बातें कर रहा है कि जो आपका लद्दाख है, आप जानते हो लद्दाख में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक जेल में है, उनके ऊपर एनएसए है। हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा था एनएसए, तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे का छूट गया हो तो लास्ट जो हमारा सेशन था उससे देख ले, उसमें सब बातें समझ में आ जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ठीक है, किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है फॉर अप टू 12 मंथ्स विदाउट वारंट, विदाउट लॉयर, विदाउट प्रेजेंटिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में विद इन 24 आवर्स होता है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, जब आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उस समय, एक होता है जब फ्री हो, सारे हैं 14, 15, 16, 17, 18 जो भी है, ठीक है। एक तब जब आप जेल में चले गए हो तो आपका 20 है, ठीक है, नो डबल जीओपार्डी, नो एक्सपेक्ट लो, वो सब, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक आप बीच में हो, ना नॉर्मल हो ना जेल में हो, बस पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तो उस समय होता है राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट, राइट टू हायर ए लॉयर, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूडेड। लेकिन ये तीनों छीन जाते हैं कब, एनएसए में। तो उन पे एनएसए लगा हुआ है। एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पास्ड इन 1976 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, है ना, उस समय इमरजेंसी के समय पास हुआ था। ठीक है, इसको 2010 में अमेंड किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी उनको ऊपर कहा गया कि उन्होंने फॉरेन से फंडिंग ली, पाकिस्तानी एजेंट है, चाइनीज एजेंट है ना, वो सब आप जानते हो, नॉर्मल सी बात है भारत में। ठीक है, तो उस सब की बातें कर रहा है। ठीक है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना, अच्छा पैसे वैसे भी लेते हैं लोग, अरविंद केजरीवाल वाला केस, ठीक है, वो सब बातें हैं। ठीक है, यूएपी, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कब आया था आपका, 1967 में। तो ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। लद्दाख इज कॉन्टिन्यूसली इन द न्यूज, प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, हो ना हो एक पैसेज लद्दाख से ही आ जाए। ठीक है, 5 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, अब कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया और वहां पर लोगों ने कुछ हिंसा कर दी, तो उनका जो लीडर था सरगना, जिसको हमारी प्रेजेंट सरकार की नजर में कह सकते हैं, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। From 2026, no more तारीख पे तारीख FIRs to be cleared in 3 years। आपने शायद सनी देओल की मूवी देखी होगी जिसमें बोलते रहते हैं कि तारीख पे तारीख देते रहते हो ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अमित शाह जी ने कहा देखो ऐसा नहीं होगा, अब कोई तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। एक बार FIR हो गई तो 3 साल के अंदर वो फ्री कर दी जाएगी। कहां से करोगे, है ना, मेरा क्वेश्चन यही आता है, कहां से करोगे। आज तो चलो ये न्यूज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, ठीक है, जो भी हो रहा है, कैसे करोगे। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, याद है आप लोगों को, पढ़ा होगा हैंडआउट में, है ना। 10 लाख लोगों के ऊपर अगर तुम्हें 50 जज चाहिए तो 15 तो जज हैं, है ना। और जज साहब इतनी छुट्टियों पे रहते, हल्की सी सर्दी पड़ी छुट्टी मनाने निकल गए, हल्की सी गर्मी हुई छुट्टी मनाने निकल गई, हालांकि उनको एसी में बैठ के काम करना होता है। हल्की सी सर्दी जुकाम हुई, जज साहब ने ले ली छुट्टी 10 दिन की। कहां से केस फ्री होंगे। हो सकता है उस सिनेरियो को चेंज करने का प्लान कर रही हो सरकार, लेकिन हाँ जो भी है हमें उसमें नहीं जाना है। बस सिंपल याद रखना, आईपीसी था इंडियन पिनल कोड 1860, उसको 2024 में नाम बदल के क्या कर दिया आपका BNS। ठीक है, और अब कह दिया गया है कि 3 साल के अंदर तुम्हारी FIR अगर रजिस्टर होती है, दैट विल बी क्लियर्ड विद इन 3 years। ठीक है, सिंपल एज दैट, बस इतना सा पढ़ना है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 रिप्लेस द कॉलोनियल IPC 1860। ठीक है, सॉरी, इट मॉडर्नाइज क्रिमिनल लॉ विद फोकस ऑन सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, NSA, है ना, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफेंसेस, विक्टिम राइट्स एंड फास्टर जस्टिस। इन सब से भी क्या किया जा सकता है, आपकी FIR को क्लोज किया जा सकता है ना। ओके, Trump said Sunday night deadline for Hamas to accept Gaza peace plan। देखो कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, ट्रम्प साहब आप जानते हो इंटरनेशनल पीस मेकर,
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले गया था ना इंटरनेशनल पीस डे, है ना, ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी, है ना। उस दिन हम क्या बनाते हैं, गांधी जयंती बनाते हैं, और उस दिन हम इंटरनेशनल पीस डे भी बनाते हैं, और उसी दिन इस बार दशहरा भी था, वो बाद की बात है, ठीक है। तो अगर अगला कोई डे डिसाइड होता है तो डेफिनेटली ट्रम्प के बर्थडे पर होगा, और वो क्या होगा, इंटरनेशनल पीस मेकर डे, है ना। इन्होंने एक पीस ऑफर रखा, है ना, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं कि अगर पैलेस्टाइन चाहता है कि वहां पर गाजा बचा रहे, ना, गाजा के हालात आप जानते हो ना, बहुत ज्यादा वहां पर भुखमरी फैल रखी, बहुत बुरे हालात है, हंग्रियस्ट प्लेस ऑन द अर्थ ऐसा कुछ बना हुआ है ना। क्यों? क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है, किसके सहारे, अमेरिका के सहारे, आप सब जानते हो। अब हुआ क्या, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे 20 पॉइंट है, अगर इसे हमास मान लेता, हमास 2007 में पैलेस्टाइन में बना हुआ एक पॉलिटिकल ग्रुप है जो उसे लीड कर रहा है, तो उनका कहना है उसके 20 पॉइंट है, कुछ मेजर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। उनको हथियार छोड़ने होंगे, पॉलिटिक्स से बाहर आना होगा, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं 20 पॉइंट बना के, तो वो क्या करेंगे, वहां पर लोगों की हेल्प पहुंचने देंगे, जो बॉर्डर्स क्लोज कर रखे हैं, लोगों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा, वो सब प्लान है, और वहां से बस हमास को निकल जाना है। तो ये इशू बहुत टाइम से चला रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, बार बार हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर से मुझे इस पे कुछ बोलने की जरूरत है, जस्ट रीड इट एंड पास ऑन। ट्रम्प साहब ने कहा है कि संडे तक का टाइम है, या तो हमास मान ले, वरना हम गाजा के ऊपर एक बहुत भयंकर अटैक करेंगे, और उस अटैक के बाद हमास के पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हो अमेरिका की दोहरी चाल, ठीक है। तो हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। Retrieving Kachchutiev alone will resolve the issue of fishermen arrest, says Stalin। आप जानते हो ये हमारा भारत है, ठीक है। इस भारत में यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, तो मैंने कहा पाक स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये आपका क्या बना हुआ है, श्रीलंका, ठीक है। रावण दहन आपने कल पढ़ाई होगा, ठीक है। ये आपका एडम्स ब्रिज, जिसे तुम राम सेतु कह देते हो, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर इस पाक स्ट्रेट में यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसे कच्छतीव कहते हैं, और ये 1974 से पहले तमिलनाडु का पार्ट था। बट इन 1974 एक एग्रीमेंट होता है इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और इंदिरा गांधी की सरकार होती है उसमें, तो इंदिरा गांधी क्या करती है, इस कच्छतीव को श्रीलंका को सौंप देती है, हैंड ओवर कर देती है, और उसे हम कहते हैं 1974 का इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट, ठीक है। 1974 चला गया। 3 बातें थी, कई बार आ चुका है न्यूज में, 3 बातें थी कि अगर कभी हमारे फिशरमैन मछुआरे अगर थक जाएं तो वहां रेस्ट कर लेंगे इंडिया वाले, है वो श्रीलंका का। कभी हमारे मछुआरों का जो जाल होता है जिससे वो मछली पकड़ते हैं, नेट, है ना, वो अगर गीला हो जाए तो सुखा लेंगे। और वहां पर एक चर्च है, एंथोनी चर्च, है ना, वहां पर इंडिया के भी क्रिश्चियंस लोग जाते हैं, वहां के भी आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली फेस्टिवल होता है, तो वो चले जाएंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। तो जब हमारे मछुआरे वहां जाते हैं तो श्रीलंका वाले उसे पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो सबसे ज्यादा मछुआरे कहाँ के पकड़े जाते हैं, तमिलनाडु के। अब वहां के लोग पकड़े जाएंगे तो वहां की सरकार पे प्रेशर आएगा, सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, तो सरकार बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती है कि भाई वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। सरकार वापस लेती नहीं है, क्योंकि हम एक बार उससे एग्रीमेंट के थ्रू दे चुके हैं। तो हो सकता है ले लिया जाए, हो सकता है ना ले लिया जाए। प्रोविजन आप जानते हो, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोई अपनी मर्जी से आ सकता है लेकिन मर्जी से जा नहीं सकता है। वो जस्ट हमने एग्रीमेंट से दे दिया तो दे दिया। हो सकता है कि हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो तो वापस ले, या फिर हम अटैक करके उसे एक्वायर्ड एरिया के अंडर में अपने अंदर मिला ले, वो आप बातें जानते हो। ए स्मॉल अनइनहैबिटेटेड आइलैंड इन द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड तमिलनाडु, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका, लाइज साउथ ईस्ट ऑफ द रामेश्वरम, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में, लगभग 295 एकड़ का है, 1.2 स्क्वायर किलोमीटर का। सीडी टू श्रीलंका बाय द इंडिया इन 1974 अंडर द इंडो श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। बिफोर 1974 इट वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द तमिलनाडु। फिशिंग राइट, रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस से इंपोर्टेंट हो जाता है। सेंट एंथोनी चर्च वहां पर बना हुआ है, ठीक है, जहां पर वो लोग चले जाते हैं, और बार बार ये लड़ाई बीच में इशू बनता रहता है, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे। पीस मिराज, द ट्रम्प प्लान सर्व्स इजरायली गोल्स एंड डज लिटिल फॉर द पैलेस्टाइन। वही बात है कि जो पीस प्लान लेकर आए ट्रम्प साहब, वो इजराइल के लिए तो अच्छा है, बट पैलेस्टाइन के लिए थोड़ी ना अच्छा है। आप सोचो कि वहां लोग मर रहे हैं, भूखमरी में है, तो रादर देन उनकी हेल्प करने के बजाय आप ऑफर दे रहे हो कि 20 बातें मान लो वरना मार दिए जाओगे।
तो डेफिनेटली वहां के लोगों के कहाँ गया यूनाइटेड नेशन, कहाँ गया यूनिसेफ जो बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करता रहता है, कोई पास नजर नहीं आ रहा। बिकॉज सारे के सारे वेस्टर्न ग्रुप हैं, सारे के सारे वेस्टर्न डोमिनेंस में रहते हैं। दैट इज वाई ब्रिक्स अपने खुद के ग्रुप्स बना रहा है, इंडिया अपने अलग ही पॉइंट बना रहा है, ताकि हम उनके इन्फ्लुएंस से बाहर ही निकल जाए कंप्लीटली। ठीक है, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। वाइल इजराइल प्राइम मिनिस्टर Benjamin Netanyahu says it aligns with the Israel's war objectives, Arab and Muslim leaders have welcomed the initiative as a step towards peace, but one truly important voice is missing, that of any representative of the Palestinian people. क्यों ही करेंगे बेचारे, है ना? Any lasting peace hinges on an agreement between Israel and the true representative of the Palestinians, even if Hamas is to be kept out. The Trump plan promises an immediate ceasefire in the return for the release of the hostages. ये आ गए इंटरनेशनल पीस मेकर, है ना? It further states that Palestinians will not be forced to leave. ठीक है, तो वही सब है। ठीक है, गाजा पीस प्लान under an international governance body overseen by a board of peace chaired by the Mr. Trump, है ना? तो मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा था, वही बातें हैं। The plan further calls for the deployment of the International Stabilization Force, एक ISF बनेगी, that will be chaired by the Trump साहब, and वो वहां क्या करेगी? पीस मेंटेन करने का काम करेगी। Hamas will have to demobilize itself, उसे अपने आप को हटाना होगा। In a sense, Gaza would be placed under a new colonial type administration. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे ना, तो वही कॉलोनियल एरा आ जाएगा वहां पे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, फॉरेन मिलिट्री फोर्स होगी। ठीक है, इजराइल वुड कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ द एनक्लेव। Palestinians will be excluded from the top decisions making bodies until reforms of the Palestinian Authority are complete. This is a plan written in the Senate. The plan offers no timeline for its lofty goals. It does not specify which countries would contribute troops to the ISF, nor does it clarify who would oversee the implementation process or the reforms within the Palestinian Authority. Rather than forcing his ally to end its daily attacks on Palestinians and withdraw through a ceasefire for hostage agreement, Mr. Trump is making an already intractable conflict more complicated. समझ गए ना? जानबूझ के किया जा रहा है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक विटालिटी या वाइटलिटी डोमेस्टिक फर्म शोज मोर फेथ इन इंडिया देन द फॉरेन इन्वेस्टर। देखो, जब से मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था ना जीएसटी उत्सव मनाएंगे मित्रों, और जीएसटी उत्सव आ भी गया, 28 से 18% का स्लैब हो गया। ठीक है, मोस्टली स्लैब खत्म कर दिए गए, बहुत सारी चीजें सस्ती भी हो गई, आप सभी ने देखा भी होगा, और डेफिनेटली आप लोगों ने उसका लुत्फ भी उठाया होगा, उसका बेनिफिट भी उठाया होगा। तो इससे हुआ क्या है, जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ी है, लोगों ने फैक्ट्रियां डालनी शुरू की हैं, लोगों ने जो भी करके पैसा मार्केट में आया है। और जो पैसा मार्केट में आया, तो यही तो हमारा पर्पस था, ये तो हमारा पर्पस था, कंजम्पशन बढ़ाना है। देखो, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो हमारे लिए हमारा सामान बेचना भारी हो गया। जैसे अंग्रेजों के टाइम पर जब वो आ गया था, क्या बोलते हैं उसे, आपका जो वाटरलू की लड़ाई में आ रहा होता है ना, वो किसी से नहीं आ रहा होता है। ठीक है, उसने चारों तरफ क्या कर दिया, आपका जो ब्रिटेन है उसके चारों तरफ क्या कर दिया था, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लगा दिए। ठीक है, और जब कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लगा दिए तो ब्रिटेन का सामान नहीं बिक रहा था, नेपोलियन, हाँ, और जब सामान नहीं बिक रहा था तो हम क्या किया था, ब्रिटेन ने अपना सारा प्रोडक्ट भारत में ले आए, एक सेंट्रलाइज मार्केट बनाने के लिए रेल भी ले आए, सारी चीजें ले आए। सेम भारत कर रहा है, भारत कह रहा है बाहर नहीं जा रहा, टैरिफ लगा रहे, काम करो, हीट सस्ते कर दो, कंजम्पशन यही बढ़ा दो, तो क्या होगा, पैसा भी निकलेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी होगा। बस यही हो रहा है। जीएसटी 2 आने से कंजम्पशन बढ़ा तो ग्रोथ भी बढ़ोगी, जो इन्वेस्टमेंट होगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो कंजम्पशन भी होगा, कंजम्पशन होगी तो ग्रोथ होगी, तीनों एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, बस वही हो रहा है। और हमने देखा होगा स्पेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, इनमें तो पैसे ही 100% क्या कर रखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रखा है। फिर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बजाय हमारे यहाँ पर पैसा कहाँ ज्यादा लग रहा है, आपका लोकल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी जीडीपी बूस्ट करेगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, और यही तो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। ऐसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, बस उसी थीम को लेकर हमें चलना है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। दिस क्लीन एनर्जी राइज नीड्स क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट ईयर था 2030, इट वाज अचीव्ड बिफोर 5 years इन 2025। ये हमारे लिए अचीवमेंट था। मोर देन जो 50% हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो किससे आ रही है, रिन्यूएबल से। ठीक है, जिससे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं।
हमारा जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर था 2070, डेफिनेटली हम उसे जल्दी अचीव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमें फॉसिल फ्यूल से हटना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना है, नॉन रिन्यूएबल को छोड़ना है, हमें सोलर अलायंस पे जाना है। तो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसको क्या किया था? स्टार्ट किया था। आगे चल के 2023 में जब भारत में क्या होती है आपकी G20 होती है, तो उस समय हम लोगों ने किसके ऊपर चले गए? तो हम आपके सोलर अलायंस के साथ साथ हम किस पे चले गए? आपके जो बायोफ्यूल अलायंस उसके ऊपर चले गए, ठीक है, क्योंकि उस समय बायोफ्यूल्स आ चुके थे, ठीक है, गोबर गैस हो गया, इथेनॉल हो गया, बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। तो ये सारे किसके रिसोर्सेज है? ग्रीन एनर्जी के। तो हमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है, हमें क्लीन एनर्जी को बढ़ाना है और डेफिनेटली हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वो जो हमारा 1.5 डिग्री का जो टारगेट था डेफिनेटली वो तो नहीं अचीव करेंगे क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपने पढ़ा होगा 30 इस बार कहाँ हो रही है? ब्राजील में, ठीक है, अमेजोन के बेसिन में, ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सारी बातें पढ़ते रहते हैं। बस वही सब जिक्र किया हुआ है कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, सोलर पावर से, विंड पावर से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, ठीक है। सिंपल से याद रखना, बढ़ जाते हैं आगे। Beneath the headlines lies a critical gap, the financial scaffolding that is needed to sustain and scale this transition without a dramatic expansion of the climate finance. The economic case for clean energy has solid base according to the International Renewable Energy Agency (IRENA). If India follows a 1.5 degrees Celsius aligned pathway, it could achieve average annual GDP growth of 2.8% through 2050. More than the double the G20 average. Battery integrated renewables, decentralized grids and green hydrogen technologies are all creating new opportunities for inclusive, ठीक है। देखो, अगर मुझे चाइना से आगे जाना है तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होना चाहिए? अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखोगे भारत में जो EVs बन रही हैं 20-20 लाख की मिल रही हैं, यही EVs चाइना में चले जाओगे 5-5 लाख में मिल जाएंगे, और वहां की 20 लाख की EV यहाँ के 50-60 लाख की EV से ज्यादा बेटर है। यहाँ की 10 लाख की जो EV है, 15 लाख की EV जो 5 लाख में मिल रही है, वो यहाँ से ज्यादा बेटर है। क्यों? क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम आयन। तो रादर देन हम इनके ऊपर जाए, हमें इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना चाहिए। हमें सोलर ग्रिड, देखो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना, आप सभी अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाओ, सरकार आपको सब्सिडी देती है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सरकार को हर जगह सब्सिडाइज कर देना चाहिए, है ना, तभी तो जाकर क्या होगा, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा पाएंगे। मैं भी व्हीकल लेना चाहता हूँ, क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? तो बड़ा महंगा है। अगर टैक्स कम हो जाए तो डेफिनेटली ले लिया जाए, समझ गए? बस वही बात है। तो कैसे चाइना से कंपेयर करके हम आगे निकल सकते हैं, वही सब इसमें लिखा हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई किसी तरह का डाउट होता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।